से एक बार जरा मोटा मोटी व्यू ले लेते हैं। क्या बैंकिंग में एचडीएफसी के नंबर्स का रब ऑफ इफेक्ट किसी और बैंक्स पर आ सकता है या और बैंकिंग को और तेज कर सकता है? गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स आपने चेक कर लिए होंगे। आजकल एक एक कंपनी, क्योंकि वेटेज वाली कंपनीज हैं, इनके नंबर्स बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखने के बाद एचडीएफसी का तो पता है अच्छा चलेगा, क्या कोई और रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है आईसीआईसीआई पे, एक्सेस पे, कोटक पे? अभी ये चले हुए नहीं है सर ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। और देरी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो वित्तीय क्षेत्र में डिम्पी हमें लग रहा है कि कोई बात ये नहीं सर। पूरा जो सिर्फ ये जो चौथी तिमाही के नतीजे जो हम देख रहे हैं उसको सिर्फ नहीं सामने रखते हुए, लेकिन ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है उसको ही अगर मैं सामने रखता हूं, तो हमारा आकलन, सोच समझ और बुद्धिमत्ता ये कहती है कि आपको वित्तीय क्षेत्र को नजरअंदाज पहले तो नहीं करना चाहिए। सकारात्मक सा असर क्या है एचडीएफसी के आंकड़ों को देख करके, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये निजी क्षेत्र की बैंकों को छोड़ करके अगर आप सरकारी बैंकों की भी बात करें डिम्पी, तो हमें लग रहा है कि एक रुझान जो है वो अच्छे आंकड़ों के आधार पर ऊपर के तरफ के दायरे दर्शाता है। और हमें लग रहा है कि एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये जो सरकारी बैंक है, ये भी बहुत अच्छा आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। ओके, तो ये नज़रिया बैंकिंग काउंटर्स को लेकर। हाँ सर, आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे जरा एचडीएफसी बैंक पर व्यू। हालांकि बिजनेस अपडेट से अंदाजा पहले ही लग गया था कि नतीजे भी इसके अच्छे आएंगे, नतीजे ठीक ठाक ही आए हैं, लेकिन जो इंडिकेशंस ओपनिंग ट्रेड में मिल रहे थे वहां से शेयर अभी कमजोर है। क्या यह मौका है कि किसी को नया खरीदना है तो? गुरांग सर। धन्यवाद अभिषेक आपका, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर छोटी मध्यम अवधि की ये जो उठापटक हो रही है उसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं, और अगर आपके पास लंबी अवधि की समय सीमा है, तो करीबन 1700 से लेकर के 2000 के लक्ष्यांक हमें एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैं पहले भी बता रहा था, ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ, कि वित्तीय क्षेत्र अभिषेक आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अलोकेशन जो पोर्टफोलियो में है वो भी आपको अच्छा खासा वित्तीय क्षेत्र, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं अभिषेक क्योंकि आने वाले समय में जो ऋण क्रेडिट डिमांड होगी वो तो आपको निर्णायक तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आएंगे, प्रोविजनिंग नीचे आएंगी, और जो शुद्ध मुनाफा है वो भी आपको अच्छे स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो खरीदारी की राय बुनियादी तर्क के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर एचडीएफसी बैंक पर है। कंपनी है ऐसे। वैसे मैं बता दूं, बीबीटीसी के अंदर थोड़ा रुक के काम करना, अभी जो भी काम करना चाहता है ये थोड़ा कूल ऑफ होगा, उसके बाद वापस चले तो चले, लेकिन अभी कूल ऑफ होने के चांसेस भी हैं। इसका इसका जो आरएसआई डाइवर्जेंस है वो बहुत शूट कर चुका है, यानी कि एक्सट्रीम ऊपर आ चुका है। छोटे चार्ट पे देख के बता रहा हूँ, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ वैसे ठीक है। एक्शन कंस्ट्रक्शन है 5.5%। गौरांग सर, आप इस कंपनी को कवर करते हैं, आपकी कवरेज है क्या? एक्शन कंस्ट्रक्शन एस के नाम से जानी जाती है ये। क्योंकि एक समय पर यहाँ पर हमारी कवरेज थी, हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर आया है। उसकी दो तीन वजह है। पहले तो ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत हो गई थी इनकी, और उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर कामकाज करते हुए तब्दील किया आमदनी में और शुद्ध मुनाफे में। और ये जो स्तर है करीबन 1500 के आसपास, हमारी, ये मैं सीधे सीधे राय नहीं दे रहा हूं डिम्पी क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन अगर आप आकलन करें तो जिस क्षेत्र में ये कंपनी कामकाज करती है उसकी तुलना में, लिस्टेड यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत कम कंपनी है। और इनके पास जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स को लेकर के, वो बहुत फैला हुआ कारोबार है। सक्षम बैलेंस शीट, मैनेजमेंट काफी अच्छी, अ, मेरे ख्याल से भविष्य काफी उज्जवल है। ठीक है, एक्शन कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। हम देख रहे हैं कि जोमेटो में भी ठीक ठाक एक्शन है। जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाया है, ₹4 से बढ़ाकर ₹5 कर दिया है,
और उसी चलते एबिटा में करीब करीब 85 करोड़ से लेकर 90 करोड़ रुपए की बढ़त का अनुमान है। जोमेटो 200 रुपए के आसपास ही है और ये तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से टारगेट भी थे 200 रुपए के आसपास के ही, वहां शेयर पहुंचा भी, रफ्तार ठीक ठाक रही है। इसको लेकर जरा गौरांग सर आप व्यू दीजिए, जोमेटो अब यहां से आपको ये शेयर किस तरह का दिख रहा है, क्योंकि चला बहुत है, क्या आपका कन्विक्शन और बढ़ गया इस पर? काफी लंबे समय से निवेश की राय यहाँ पर अभिषेक हम दे रहे हैं। जब आईपीओ आया था उस स्तर पर भी मेरे ख्याल से 75 या 76 के आसपास था उसका आईपीओ। लिस्ट हुआ, स्टॉक मेरे ख्याल से 140 के पार गया, फिर नीचे लुढ़का, आईपीओ के नीचे आया और फिर धीरे धीरे करके ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। तो सिर्फ फूड डिलीवरी का जो प्लेटफॉर्म है अभिषेक, वहां पर नहीं, लेकिन आप ये ग्रोसरीज यानी कि ब्लिंकिट का जो योगदान है, अगर आप वहां पर देखने जाएं तो वहां पर तो डिलीवरी चार्ज भी लगती है, भले आप जोमेटो गोल्ड के मेंबर हो, लेकिन अगर आप ब्लिंकिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म फी भी देनी पड़ती है और डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है। तो ये जो योगदान है वो निरंतर ऊपर की तरफ जाने की हमारे अनुमान है और दोनों ही मिलाकर के प्लेटफॉर्म्स, फूड डिलीवरी एज वेल एज ग्रोसरीज यानी कि ब्लिंकिट, आने वाले मेरे ख्याल से जो तिमाही नतीजे होंगे इस वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक, वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। गौरांग, दमदार नतीजे आए हैं इरडा के भी। हालांकि आज नतीजों के बाद शुरुआत लगभग 10% के आसपास हुई थी, अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हावी हो रही है, पर क्या नज़रिया है, क्योंकि इरडा पे हम लगातार आपसे राय लेने की कोशिश करते हैं लंबी अवधि के लिए। आपने कई बार सजेस्ट किया है कि अभी भी आपको ये पसंद है, पर एक रनअप बहुत बेहतरीन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर नतीजे आपने कैसे एनालाइज किए, और साथ ही कोई और पावर स्टॉक जहां पे अभी भी आपको मौके दिख रहे हो? तो सृष्टि, ये कंपनी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुदरती ऊर्जा जो है यानी कि विंड पावर, वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा और सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा, सोलार एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स ये कंपनी वित्तीय सहायता करती है। और जब इसका आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से कुछ ही महीनों पहले आया था इसका आईपीओ, और तब मैनेजमेंट ने जो टिप्पणी करी थी उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि, और सरकार के तरफ से भी सृष्टि अगर आप देखने जाए तो बहुत बड़ी क्षमता नई ऊर्जा उत्पादन की जोड़ी जाएगी और वो ज्यादातर वायु और सूर्य से जो पैदा होती ऊर्जा वहां से आएगी और ये कंपनी उसको सहायता करती है। तो तभी भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और अगर उसी आईपीओ नोट को मैं आधार बनाता हूं तो मेरे ख्याल से, देखिए सृष्टि, एक चीज है कि अगर कोई भी क्षेत्र का स्टॉक चलता है तो उसको अपने आप को संभालना होता है और फिर वो नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिशा में ऊपर की तरफ के दायरे दिखेंगे, लेकिन अगर कंपनी का कामकाज मजबूत है, ऑर्डर बुक अच्छी है और आने वाले भविष्य में सकारात्मक संदेश आते हैं, तो आपको जल्दबाजी करके वहां से अपना निवेश निकाल लाना चाहिए। तो आईपीओ में लंबी अवधि की हमने राय दी थी। IREDA को छोड़ करके टाटा पावर, एनटीपीसी, CESC लिमिटेड, पावर ग्रिड जो ऊर्जा से ताल्लुक रखती है, ये सब कंपनियां, वहां पर हमारी खरीदारी की है। शुक्रिया गौरांग, अपना व्यू इरडा और साथ ही अन्य पावर स्टॉक्स जहां पे अभी भी मौके हैं वो हाईलाइट करने के लिए, साथ ही आपकी पसंदीदा पिक्स पर। गौरांग, एक बार आपसे CDMO काउंटर्स पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कई सारे ब्रोकरेजेस ऐसा मान रहे हैं कि जो प्राइसिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था वो थोड़ा सा दूर होगा। अब जो चाइना रीओपनिंग या फिर चाइना के बेहतर ग्लोबल मैक्रोज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे हमने मेटल्स में तो अच्छी रैली देखी, पर कुछ एनालिस्ट ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ये CDMO एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप नजर रख सकते हैं, प्राइसिंग प्रेशर भी दूर होगा, मांग में भी बढ़त की वो उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप इससे सहमति रखते हैं? और क्योंकि डिवीज, लॉरेस, इन सभी के नतीजे हमने देखा है कि कितने क्वार्टर्स से निराश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस बार नतीजों के लिहाज से आपको लगता है कोई बेहतर तस्वीर आ सकती है? देखिए, पहली बात तो चाइना से जो भी खबरें आती है ना सृष्टि,
मैं एक हमारे हिंदी में कहावत है चुटकी भर नमक। तो मैं चुटकी भर नमक नहीं, मैं मुट्ठी भर नमक हाथ में लेता हूँ और चाइना की खबरों को मैं परे कर देता हूँ, क्योंकि वहां से जो खबरें आती है ना सृष्टि, उसका निर्णायक तरीके से कितना बुनियादी तर्क है उसमें और कितनी हवा है, इसका मतभेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाइना से जो भी खबरें आती है मैं हंसते हंसते स्वीकार करता हूँ और उसी लिहाज से मैं उसको दूर कर देता हूँ। जहां तक रहा फार्मा सेक्टर का सवाल, मुझे लग रहा है कि आपको न तो सिर्फ अ, और हमारी ये भी वास्तविकता है सृष्टि के, हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरी विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी है, मिसाल के तौर पर अपोलो हॉस्पिटल होगी, नारायण रुधालय हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी बहुत फटकार यूएस एफडीए को लेकर के होती है हमारे यहाँ पर, फॉर्म 483 एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे कुछ नकारात्मक परिस्थितियां, बहुत बड़ा मौका है। अगर आपको फार्मा क्षेत्र में दान देना है तो मैं 2-3 नाम देता हूँ, ऐसे तो कवरेज बहुत है, सन फार्मा, सिप्ला, डीवीज लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज। और हेल्थ केयर में मैंने ऑलरेडी आपको अपोलो हॉस्पिटल, नारायण रुद्रया और फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम